हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है दोस्तों। तो पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं। तो हिंदी की क्लास है, ठीक है? हिंदी पेडागोजी की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आप लोग क्वेश्चन देखकर ही कहेंगे, आप 1-2 क्वेश्चन देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक ज़रूर पहुँचे। और दोस्तों, आप लोग इसको फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ-साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, फिर हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? बताइए। प्रत्यक्ष बोध होगा, अनुकरण होगा, प्रतिपुष्टि या फिर ड्रिल? प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, ड्रिल या प्रतिपुष्टि? प्रत्यक्ष बोध, ड्रिल, अनुकरण या फिर प्रतिपुष्टि, या फिर प्रत्यक्ष बोध, प्रतिपुष्टि, ड्रिल, अनुकरण? आपको बताना है कि अनुकरण विधि का जो प्रयोग है, इसको करने से संबंधित कौन सा क्रम है जो कि सही है। यहाँ पर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये प्रत्यक्ष बोध का मतलब होता है ना, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट परसेप्शन। क्या होता है? डायरेक्ट परसेप्शन। उसके बाद में देखिए, प्रत्यक्ष बोध तो सारे ऑप्शन में है ना? प्रत्यक्ष बोध तो सारे ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुकरण। देखिए, बच्चा अनुकरण कैसे करता है? सबसे पहले बच्चा जो है वो डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष बोध मतलब कि सबसे पहले जो बालक होता है वो वस्तुओं को देखकर प्रत्यक्ष डायरेक्ट उसका अनुभव करता है। तो ए ऑप्शन तो सही है, पहला प्रत्यक्ष बोध। अब बात करते हैं अनुकरण। देखिए, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? किसी वस्तु को देखकर उसका सामने से उसका अनुभव करेगा, देन उसके बाद में वो अनुकरण करेगा, इमिटेशन। उसके बाद में क्या करेगा? अनुकरण करेगा। तो यहाँ पर तो तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है ना? तो पहला और दूसरा बचा। तो पहला बच्चा क्या करेगा? पहले देखेगा, डायरेक्ट उसको परसेप्शन करेगा, इमिटेशन होगा, उसके बाद में फीडबैक देगा। क्या करेगा? फीडबैक। तो फीडबैक, ठीक है? उसके बाद में क्या करता है? फीडबैक। बालक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं और इस प्रकार जहाँ कमी रह जाती है उसका ड्रिल के माध्यम से पुनः अभ्यास करते हैं। तो प्रतिपुष्टि होगा, उसके बाद में ड्रिल होगा। तो ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पहले डायरेक्ट डायरेक्ट परसेप्शन, इमिटेशन, फीडबैक, उसके बाद में ड्रिल। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कूट को बनाने वाला इनकोडर है? बताइए। प्रेषक होगा, संकेत है, चैनल धारा है या फिर ग्रहणकर्ता? कौन सा संकेत है जो बनाने वाला इनकोडर होगा? सेंडर, सिग्नल, चैनल या फिर रिसीवर? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, सेंडर। वो कैसे? देखिए, सबसे पहली बात हम ये करते हैं, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया है। कैसी है? तो एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें संकेत भेजने वाला इनकोडर प्रेषक होता है तथा संकेत प्राप्त करने वाला डिकोडर रिसीवर या प्राप्तकर्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलो आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसे उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण है जिसमें विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? क्या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, इफिशियंसी टेस्ट होगा या फिर प्रोडक्टिव टेस्ट होगा? बताइए, कौन सा भाषा परीक्षण है विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, इफिशियंसी टेस्ट, ऑप्शन सी, ठीक है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इफिशियंसी टेस्ट। इसको हम निपुणता परीक्षण कहेंगे या फिर दक्षता आधारित परीक्षण, दक्षता आधारित परीक्षण बोलेंगे, दक्षता आधारित परीक्षण।
और इसी को निपुण परीक्षण भी बोलते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीकी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह शुद्ध लेख कर सकता है, अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, युक्ति संगत तथा व्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त कर सकता है, या प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। बताइए, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीकी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह शुद्ध लेख कर सकता है, अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, युक्ति संगत और व्यवस्थित रेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड रूप से विचार व्यक्त कर सके, या फिर प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। कैसे? देखिए, शुद्ध लेख कर सकता है, गलत है। अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, ये भी गलत है। प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा 4 के जो शिक्षार्थी हैं वो लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीकी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्ति कर सके, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का विचार पर प्रधान आधिपत्य है या किसके द्वारा समर्थित है। देखिए, हिंदी जो पेडागोजी की क्लास होती है दोस्तों, ये थोड़ा हिंदी का जो वर्ड्स होते हैं ना थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, है ना। लोग सीडीपी में तो हिंदी नहीं समझ पाते तो इंग्लिश से आंसर दे देते हैं, और ईवीएस की भी क्लास मतलब कि ईवीएस के भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बट हिंदी जो होती है थोड़ा डिफिकल्ट होती है। तो आप लोग यहाँ पर शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अगर आप लोगों ने शब्दों को समझ लिया तो अच्छे से आंसर दे देंगे, नहीं तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में आने की बेहद संभावना है। तो आप लोग इस क्लास को प्लीज़ मिस मत करो, है ना। मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि जब तक सीटेट का 14 दिसंबर तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करवाऊँगी। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, है ना। चलो आगे देखते हैं, भाषा का विचार पर प्रधान आधिपत्य है यह किसके द्वारा समर्थित है। बेंजामिन वोल्फ, वाइगॉत्स्की, पियाजे या फिर स्किनर। बताइए, भाषा का विचार पर आधिपत्य है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा बेंजामिन वोल्फ, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, भाषा का विचार पर देखिए, स्पीर बोर्ड पर परिकल्पना करते हैं कि भाषागत सापेक्षतावाद मतलब ये होता है कि किसी भाषा की संरचना उस भाषा को बोलने वाले की विश्व दृष्टि को प्रभावित करता है ना। और भाषा का विचार पर आधिपत्य है, इसको वोल्फ महोदय ने कहा था, बेंजामिन वोल्फ महोदय ने कहा था। इनकी परिकल्पना है ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछने के 100% चांस है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक सामग्री की ओर दौड़ कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा। मतलब भाषा की कक्षा है, भाषा की कक्षा में अध्यापिका है, वो बच्चों को एक गतिविधि करवाती है, एक एक्टिविटी करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़ करके जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा। रनिंग टेक्स्ट कहते हैं, रनिंग सुतले कहेंगे, डिम्ब सिराज कहेंगे, या फिर जिक्सा डिक्टेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा, रनिंग डिक्टेशन। देखिए, रनिंग डिक्टेशन के अंतर्गत जोड़ों में श्रुतलेख किया जाता है। इसमें एक जोड़ीदार किसी शब्द को दौड़कर देख कर आता है और दूसरा जोड़ीदार उसे सुनकर लिखता है। श्रुतलेख के माध्यम से बालक के लेखन कौशल का विकास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से बिलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है। ऑप्शन पहला है कि एक सही आय में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव है। ऑप्शन सेकंड है कि बच्चों को किसी जीव वैज्ञानिक समस्या थी। ऑप्शन थर्ड है सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, या फिर उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीरियल तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली, है ना, मोगली वाली तो वो सब लोग देखते हैं कार्टून।
तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था। वो कैसे? देखिए, नाम चॉम्स्की ने ही कहा था, चॉम्स्की महोदय ने कहा था कि बालक में एलएडी, लैंग्वेज एक्वाजिस्टिक डिवाइस, यंत्र पाया जाता है जिसके माध्यम से बालक किसी भी भाषा को अपने पर्यावरण से अर्जित कर सकते हैं। ये जो यंत्र है प्रारंभिक 5 वर्ष में जो क्या होता है अधिक क्रियाशील होते हैं। जब बालक अन्य अवधि की तुलना में अधिक तेजी से भाषा सीखते हैं तो उसे सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, चैलेंजिंग पीरियड, है ना, सेंसिटिव पीरियड या फिर चैलेंजिंग पीरियड भी बोलते हैं। मोगली का सही आयु में भाषा का प्रवेश न मिलने के कारण वह भाषा नहीं सीख पाया है ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है भाषा प्रवेश। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ध क्रियात्मक प्रैग्मेटिक्स फिल इन द ब्लैंक्स की ओर संकेत करता है। ऑप्शन पहला है कि भाषा के सामाजिक नियम, सेकंड ऑप्शन है विद्यालयी भाषा की नीति, थर्ड है विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, या फिर शैक्षणिक भाषा। अर्थ क्रियात्मकता फिल इन द ब्लैंक्स की ओर किसकी ओर संकेत करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के सामाजिक नियम के, सोशल रूल ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, सामाजिक स्तर पर भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? जैसे पेरेंट्स या टीचर से अलग शैली में बात करना, फ्रेंड्स के साथ अलग शैली में बात करना, छोटे बच्चों से अलग शैली में बात करना, ये सारी चीज़ें ना सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, प्रैग्मेटिक्स। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता? निगेटिव पूछा गया है, नहीं। व्याकरण होगा, शब्द भंडार होगा, काव्यात्मक उपकरण है, या फिर कविता की अंतर वस्तु है। निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा व्याकरण, ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके इसके लिए एक शिक्षक द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। ऑप्शन पहला है व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ, ऑप्शन सेकेंड है कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण स्टैंडर्ड टेस्ट देने का माध्यम। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, स्टैंडर्ड भाषा गलत है ना। उसके बाद में वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए डाइवर्स टेक्नोलॉजी, पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ, पठन से पहले ही नवीन और चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके इसके लिए एक शिक्षक के द्वारा व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ शिक्षार्थी की मदद करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहला। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के साथ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री से परिचित शब्दों को सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द, विषय वस्तु के शब्द, कंटेंट वर्ड्स, कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड, निष्क्रिय शब्द, पैसिव वर्ड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये जो सारे शब्द हैं वो क्या हैं? वो हैं ऑप्शन सर्वाधिक प्रयुक्त, मतलब साइट वर्ड्स होने वाले शब्द हैं। क्या है? साइट वर्ड्स होने वाले शब्द हैं। देखिए, वे शब्द जिन्हें देखते ही अर्थात बिना बोले बिना पढ़े तुरंत पहचाना जा सके उसको साइट वर्ड कहते हैं, दृश्य शब्द कहलाते हैं। ये वे परिचित शब्द होते हैं जिनका प्रयोग समानता किया जाता है इन्हें, और इन्हें देखते ही पहचाना भी जा सकता है, जैसे है, ही, भी, और, था इत्यादि। क्या क्या है, ही, भी, ओके, था, और ये सारे वर्ड जो है वो साइड वर्ड्स हैं। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों को आधारभूत मदद भी करती है। वह फिल इन द ब्लैंक्स का अभ्यास कर रही है। बताइए, विस्तृत पठन का, डिटेल्ड रीडिंग, गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग, पहेली पठन, पजल रीडिंग, सहयोगी पठन, कोलाबोरेटिव रीडिंग। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक शिक्षिका है
वो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से छोटे आर्टिकल्स को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वो फिल इन द ब्लैंक्स का अभ्यास कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो ये हो जाएगा इंटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि वो समझ के साथ पढ़ रही है और उसका डिटेल में डीपली उसका परीक्षण कर रही है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटेंसिव रीडिंग। चलो जी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशित पठन। गाइडेंस रीडिंग विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है, जो डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद करती है, डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती है, फिर डिकोड करने और पठन करने में मदद करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कौशल BICS और संज्ञानात्मक अकादमी भाषा निपुणता CALP के बारे में क्या सही है? CALP BICS के लिए दूसरा शब्द है। काल्प वृक्ष से भिन्न है, काल्प वृक्ष से संबंधित नहीं है, काल्प वृक्ष का विस्तार है। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बिक्स, BICS का फुल फॉर्म, BICS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इंटरपर्सनल, बेसिक इंटरपर्सनल, नोट डाउन कर लीजिएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ये है BICS का फुल फॉर्म। इसका अर्थ होता है जिम क्यूमिन्स के अनुसार बिक्स, है ना, तो ये फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है बुनियादी अंतः व्यक्ति संप्रेषण कौशल, रोजमर्रा की भाषा, अनौपचारिक भाषा। अब हम बात करेंगे दोस्तों CALP का फुल फॉर्म, CALP का बिक्स का, BICS का फुल फॉर्म तो हमने बता दिया, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है, और काल्प CALP का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ठीक है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, मतलब कि पढ़ाई लिखाई और औपचारिक भाषा, फॉर्मल लैंग्वेज। तो उम्मीद करती हूँ आपको BICS और CALP के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गया। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कल्प बिक्स से भिन्न है, CALP BI बिक्स से भिन्न है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? पठन कौशल का, श्रवण कौशल का, वाचन कौशल, या फिर साकार कल्पना करना? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रवण कौशल। क्यों? देखिए पहले तो उन्होंने कहानी सुनाया बच्चों को, है ना, रोजी अपने बच्चों को कहानी सुनाती है, उसके बाद में उसको क्या कहती है कि इसको फ्लैश कार्ड देती है, उसको कहती है क्रम में व्यवस्थित करो। मतलब वो श्रवण कौशल की उनके सुनने, मतलब उन्होंने ध्यान से सुना है कि नहीं कहानी, तो ये सारी चीजें इसी श्रवण कौशल का आकलन कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा वोकैबुलरी की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा
या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? संरचनात्मक विधि होगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण होगा, व्याकरण अनुवाद विधि होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा वोकैबुलरी की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन। ग्रामर ट्रांसलेशन, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना क्या है? वैश्विक अवबोधन है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, या फिर लोकल परसेप्शन है, निष्कर्ष निकालना, या फिर इंटरप्रिटेशन, क्या होगा? पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना क्या कहलाता है? आदि को खोजना क्या कहलाता है दोस्तों? उसको कहते हैं लोकल परसेप्शन। क्या बोलते हैं? लोकल परसेप्शन। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। कैसे? देखिए, लोकल परसेप्शन वो होता है जैसे पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय, ये सारी चीज़ों को खोजना, ये स्थानीय अवबोधन कहलाते हैं। इसी को गहन पठन भी कहते हैं। स्थानीय अवबोधन गहन पठन का जो संबंध होता है वो सीखने से है, या विषय को गहराई से समझने के लिए, या कई बार किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के लिए, पाठ्य सामग्री में कोई विशिष्ट सूचना निकालने के लिए किए गए पठन से संबंधित होता है स्थानीय अवबोधन, लोकल परसेप्शन, ठीक है। चलो जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है तो इस अवधि को क्या कहते हैं? स्पीच इमर्जेंट, मूक, इनिशियल प्रोडक्शन, या फिर उदीयमान? बताओ क्या कहते हैं? जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है तो इस अवधि को क्या कहते हैं? तो इस अवधि को हम पता क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूक। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। मौन अवधि, साइलेंट पीरियड। साइलेंट पीरियड परिकल्पना के अंतर्गत बालक भाषा सीखने में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता है, अर्थात वह शिशुओं में सुनने की अवधि के अवलोकन पर आधारित होता है। जब शिशुओं से बात की जाती है तो शिशु भाषा को बोलता नहीं है, सिर्फ सुनता है, तो इस अवधि को साइलेंट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट पीरियड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से ज्ञानपूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल फिल इन द ब्लैंक्स बोध है। निष्कर्षात्मक, मूल्यांकन परक, वैश्विक, या फिर स्थानीय? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्थानीय। ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो, बहुत गंदे हो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज राजू विद्यालय जा रहा है इसलिए वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसके परिवार में इससे पहले कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए हैं। राजू को किस शिक्षार्थी के रूप में जानेंगे? हसियाकृत, अल्पसंख्यक, प्रथम पीढ़ी, या फिर द्वितीय पीढ़ी के रूप में? बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी। वो कैसे? देखिए, फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट, ये वो छात्र हुए जो अपने परिवार में पहली बार विद्यालय जाते हैं। उसके पहले उसके परिवार में कोई भी नहीं गया था, यहाँ तक कि उसके माता पिता कभी विद्यालय ही नहीं गए होते हैं। तो इन छात्रों को प्रथम पीढ़ी के छात्र कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, अंगीकार करना, या फिर अनुकूल करना? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुकूलन करना, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? अनुकूलन करना, एडॉप्टेशन। चलो आगे देखते हैं। वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रविधि का वर्णन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यात्मक प्रतिफल, बुनियादी साक्षरता प्रतिफल, शिक्षण प्रतिफल, या फिर अधिगम प्रतिफल? किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में
विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रविधि का वर्णन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अधिगम प्रतिफल। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्रकथाएं होती हैं और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएंगी? ऑप्शन पहला है इलेक्ट्रिक उपागम, उदारवादी, सौंदर्यात्मक उपागम, बॉटम अप उपागम अधो शीर्षगामी, या फिर टॉप डाउन उपागम ऊर्ध्व अधोगामी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्व अधोगामी, टॉप डाउन उपागम, चौथा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने के 100% चांस है। चलो आगे देखते हैं। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए, गलत बात है। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बताइए, ये भी गलत है। किसी हिंदी भाषी भाषा क्षेत्र में हस्तांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, गलत बात है। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। ऑप्शन चौथा इस द राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, या फिर यहाँ पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, गलत ऑप्शन है। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, एकमात्र, गलत। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब डैश बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, बच्चों को भाषा का प्रवेश एक्सपोजर दिया जाए, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का प्रवेश एक्सपोजर दिया जाए। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? रोल प्ले में भाग लेना, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा, रोल प्ले में भाग लेना। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम यहाँ कहते हैं कि भाषा या छांद्रिक है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं, संबंध नहीं है, गलत है ये क्वेश्चन। ऑप्शन पहला, ओ सॉरी, फिर से देखते हैं। जब हम यहाँ कहते हैं कि भाषा या छांद्रिक है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं, संबंध नहीं है। भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना चाहती है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर नहीं, संबंध है। शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, बाकी ये सारी गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखिए जो भाषा है दोस्तों वो कैसी है? स्वतंत्र है। भाषा स्वतंत्र, स्वच्छंद, स्वतंत्र, स्वच्छंद, यादृच्छिक, यादृच्छिक है ना, यादृच्छिक है। तो भाषा क्या है? स्वतंत्र, स्वच्छंद और यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का तात्पर्य क्या होता है? स्वतंत्र है। हम कह सकते हैं कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच कोई किसी प्रकार का अंतर ही संबंध नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। निष्कर्ष निकालना, पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन, व्याख्या करना, विश्लेषण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन। देखिए, पाठ विस्तार करने वाले प्रश्न दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर कल्पना करना, प्रश्न से आगे जाकर सोचना। तथ्यों से आगे जाकर सोचने से तात्पर्य होता है कि बालक यहाँ अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से किसी कहानी, नाटक के अंत के बारे में व्यक्तिगत रूप से परिकल्पना करता है, तो इसी को एक्स्ट्रापोलेशन के अंतर्गत रखा जाएगा, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो जी, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी सीटेट की, DSSS KBS की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, कर रहे हैं, उन तक की सेशन को जरूर पहुंचा दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मार्च तक आपकी DSSS की वैकेंसी आ जाएगी, कन्फर्म है मार्च तक। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि CDP का इसको बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोग बस कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और आप लोग एक सीट पक्की कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।